सो फाइनली गाइस एंगुलर 19 लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम एंगुलर वर्जन 19 में अपग्रेड करेंगे अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को, अपने एनवायरनमेंट को, और समझेंगे कि एंगुलर 19 में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल ना भी हो या अभी यूज में ना भी आए, उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यहां मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है और यहां पे मैंने कमांड टाइप किया ng वर्जन, जिससे हमें एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे देगा। मेरे सिस्टम में एंगुलर का वर्जन 19.0.1 है। अब ये वर्जन लेटेस्ट है कि नहीं है मैं वो पहले आपको दिखा देता हूं। कैसे दिखाएंगे, मैं ब्राउजर में चलूंगा और यहाँ पे इसमें आएंगे, बट सबसे पहले मैं एंगुलर npm सर्च कर लूंगा अपने ब्राउजर में, और उसके बाद जो पहली लिंक मुझे मिलेगी npm वाली मैं उसे खोल लूंगा, जो मैंने ऑलरेडी खोल ली है। यहाँ पे ये देखो 19.0.1 जो कि 3 दिन पहले पब्लिश हुआ है, तो ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। आपके केस में डिफर अगर होता है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपडेट कर लेना। अपडेट कैसे करते हैं मैं वो भी दिखा दूंगा अभी आपको। तो चलते हैं अपने कमांड की तरफ, कैसे हम अपने पूरे एनवायरनमेंट को अपडेट कर सकते हैं लेटेस्ट एंगुलर वर्जन से। एक्चुअली आपको ये 3 कमांड यूज करनी है सिर्फ। सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लेना एंगुलर की CLI को इस तरीके से, उसके बाद npm कैश वेरीफाई कर देना कि ताकि कैश क्लीन हो जाए, एंड फाइनली अपना लेटेस्ट वर्जन एंगुलर का इंस्टॉल कर लेना ये कमांड रन करके। ये 3 कमांड रन करने से फिर से ग्लोबली आपका एंगुलर CLI लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इस प्रकार से मैंने अपना वाला अपडेट किया है। और उसके बाद ng वर्जन का इस्तेमाल कर लेना चेक करने के लिए कौन सा वर्जन है। और अगर ये नहीं दिखाता है प्रॉपर वर्जन तो एक बार के लिए टर्मिनल क्लोज करके या कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करके दोबारा खोल के देखना कि सेम वर्जन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा ये वाली कमांड्स रन कर लेना। तो इस तरीके से एंगुलर का प्रोजेक्ट को आराम से अपडेट कर सकते हो। ये हो गया पहली चीज। अब दूसरी चीज मैं दिखाऊंगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने एंगुलर 19 के प्रोजेक्ट में। उसके बाद जाके हम देखेंगे कि एंगुलर 19 में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। ऑलराइट, तो क्योंकि मैं अभी ज़्यादा कुछ टच नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा आपको ये वाला प्रोजेक्ट ही मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा, जो मेरा राउटिंग गार्ड वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया था। इसको ही अपडेट करते हैं। सबसे पहले मैं पैकेज.json फाइल में आपको दिखाता हूँ कि ये देखो 18.2.0 ये वाला वर्जन है अभी। इसे अपडेट करने के लिए मुझे रन करना पड़ेगा कमांड ng अपडेट। ऑलराइट, और मैं कहीं भी और कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला कमांड रन करूँगा। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये मुझे बोल रहा है कि पैकेज.json फाइल एनालाइज करने के बाद उसे सम पैकेज मिले हैं जो अपडेट हो सकते हैं, जैसे कि एंगुलर CLI अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट वाला में, एंगुलर कोर ये वाला में अपडेट हो जाएगा। इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग कमांड्स को रन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ng अपडेट ये वाला कमांड रन करो। ओके, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। ऑलराइट, ये ऑलमोस्ट अपडेट हो रहा है। इन केस आपके वाले प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट गिट वाली फाइल को चेक कीजिएगा, क्योंकि गिट से रिलेट कभी कभी इश्यूज आते हैं। तो गिट वाली फाइल को या तो डिलीट कर देना या फिर गिट में अपडेट कर देना अपने प्रोजेक्ट को, मतलब वहाँ पुश कर देना और फिर यहाँ चेंजेस करना। तो उस तरीके से आपको कुछ करना पड़ सकता है। कमांड्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी एक और प्रोजेक्ट में, तो मैंने वहाँ पे गिट को डिलीट कर दिया था, एंड उसके बाद मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो .git फाइल जो है वो हिडन रहती है काफ़ी केसेस में। तो मैक के अंदर आप कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डॉट का इस्तेमाल करना ताकि हिडन फाइल्स आप देख पाओ। ये कमांड यूज़ करने से हिडन फाइल्स देख पाओगे एंड वो डिलीट कर पाओगे। विंडोज़ के लिए अपने शो फाइल्स एंड फोल्डर्स में जाके वहाँ पे हिडन फाइल चेक कर पाओगे एंड उसे डिलीट कर पाओगे। तो उस तरीके से अप्लाई कर लेना एंड फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइन, अभी मेरा ये तो अपडेट हो चुका है। ओके, ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट माइग्रेशन। ओके, माइग्रेट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट टू न्यू बिल्ड सिस्टम। यस, मुझे करना है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं एंटर मार देता हूँ। एंड उसके बाद ओके सेकेंड वाला, रिप्लेस ऐप इनिशियलाइजर, एनवायरनमेंट इनिशियलाइजर एंड प्लेटफॉर्म इनिशियलाइजर रिस्पेक्टिवली विथ प्रोवाइड ऐप इनिशियलाइजर। क्योंकि ये हमारा स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट है तो इसमें इनकी जगह डायरेक्ट प्रोवाइड ऐप इनिशियलाइजर इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैं इसे स्पेस बार दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड था मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। क्या कमांड था हमारा, ऑलराइट, ये वाला कमांड मुझे नेक्स्ट रन करना है। कॉपी करता हूँ और इसे रन करने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पैकेज.json फाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑलरेडी ये सारी चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हमें ये वाला कमांड रन करना चाहिए। ओके फाइन, ऑल सेट, सब कुछ
चेंजेस हो चुके हैं, हमारा प्रॉपरली प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करके देखते हैं। अगर आपने राउटिंग कार्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंगुलर की, आप जाके वहाँ चेकआउट कीजिए, सारा कुछ सीख लीजिए। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको सारे कुछ चेंजेस समझ में आ जाएंगे अगर आप बिगिनर हो तो। ऑलराइट, मैं ngserve-o मारता हूँ एंड इसे रन करते हैं। ऑलराइट, ये प्रोजेक्ट खुल चुका है, मैंने क्रीडेंशियल्स यहाँ डाल दिए। अब लॉगिन करके ट्राई करते हैं। ये देखो हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है, सब कुछ पहले की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट्स दिखा रहा है। प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है। एडिट में जाता हूँ, एडिट का दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ टाइप करना है कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ओके। और कहीं और जाता हूँ जा सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ सेव नहीं करता और किसी और में जाता हूँ तो हमारा कैन डीएक्टिवेट वाला कॉल हो जाएगा। ओके, मैं चला जाता हूँ, सेटिंग्स में जाऊँगा तो लॉगिन में भेज देगा। परफेक्टली काम कर रहा है, जैसा हमारा पहले प्रोजेक्ट था वैसा ही है। अब चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट में आए। ये तो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था, इसलिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कहीं कहीं पे आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली अगर आप सिग्नल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो भी कुछ कुछ चेंजेस दिखाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ जो आपको एंगुलर 19 अपडेट्स के बारे में जानना है वो है कि सिग्नल जो है हमारे एंगुलर के अंदर वो स्टेबल हो चुका है। यस, आप अभी सिग्नल्स को आराम से यूज़ कर पाएंगे। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई है और सब जगह सिग्नल्स का इस्तेमाल किया है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो कि सिग्नल्स का कैसे काम करते हैं, क्योंकि अब वो स्टेबल हो चुका है तो आप इजीली काम कर पाओगे, उसमें और कोई चेंजेस जल्दी से नहीं आएंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताया गया है, हालांकि कोई इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ अपग्रेडेशन ही है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने एंगुलर का कोर्स बनाया है वो आप इजीली चेकआउट कर पाओगे, कोई और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पे। सो यहाँ पे डेवलपर प्रीव्यू के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी है, जैसे कि इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन बोल के एक दिया हुआ है। ऑलराइट, इससे क्या होता है, जब आप अपने सर्वर में इस प्रोजेक्ट को, एंगुलर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे तो मोस्टली क्या होता था, जब आप SSR SSG ये सब का इस्तेमाल करोगे और हाइड्रेशन का इस्तेमाल करोगे तो सारे पेजेस एक साथ लोड होके आ जाएंगे। उससे क्या होगा, आप एक पेज से दूसरे पेज में जाओगे या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाओगे तो ऑलरेडी वो कंपोनेंट लोडेड हो जाता है, मतलब वो रखा जाता है एंड आप सिर्फ उसको कॉल कर रहे हो फटक से ताकि इससे फटाफट हो जाए, लेकिन उससे इनिशियल लोडिंग टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी कारण से इंक्रीमेंट हाइड्रेशन से क्या होता है, इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन से ये सपोर्ट करता है कि जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो वही लोड होगा। दूसरे कंपोनेंट को लोड करना है तो उसके लिए इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का इस्तेमाल करके जब वो व्यू में आएगा तभी वो लोड होगा, या क्लिक करोगे किसी और पेज पे क्लिक करोगे तभी वो लोड होगा। जैसा कि हम नॉर्मली एंगुलर में लेजी लोडिंग का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वैसे ही सेम सर्वर में भी करेंगे, इसलिए इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इतना समझ लो, ईजी रहेगा आपको समझने में। ये एंगुलर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था करने का। ऑलरेडी उसने डेवलपर प्रीव्यू में SSG SSR वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन करा के हमें ये समझाया था कि हाइड्रेशन की बदौलत ये चीज़ें की जा सकती है। जैसे हम एंगुलर का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं वैसे ही SSR SSG में कर पाएंगे, क्योंकि SSR SSG में क्या था, पहले पेज को रीलोड करना पड़ता था। फिर ये लोग ने आई थिंक एंगुलर 14 ऑनवर्ड्स ये लोग ने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए एंड बताया कि नहीं, हम लोग इसे अब एंगुलर की तरह ही इस्तेमाल करें। मतलब एंगुलर का प्रोजेक्ट जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं वैसे ही SSR वगैरह में भी होगा। एंड उसके बाद अभी इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन भी उसी वे में जा रहा है, जहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज में जब जाएंगे तो लेजी लोडिंग जैसे अप्लाई करते हैं, जब तक वो पेज व्यू में नहीं है वो लोड नहीं होगा। कुछ उस तरीके जो हम अप्लाई करते हैं वही सेम चीज़ अब इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन से काफ़ी हद तक कर पाएंगे। कुछ इतना समझ लो बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल्स विच राउट्स रेंडर्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर और ड्यूरिंग ए बिल्ड एंड रिजॉल्व्स राउट पैरामीटर्स ड्यूरिंग प्री रेंडरिंग। सो प्री रेंडरिंग में क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें रेंडर हो जाती थी। अब क्या होगा, वो रेंडरिंग तभी होगी जब वो यूज़ में आएगी। तो ये कंट्रोल जो करता है वो है इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन। ठीक है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये वीडियो देख सकते हो, अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ये एंगुलर की टीम ने लॉन्च किया है। एंड बिल्ड फॉर स्पीड, ओके। अब इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन क्या कर रहा है, ऐड डिफर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐड डिफर क्या होता है वो मैंने अपने कोर्स में, एंगुलर कोर्स में ऑलरेडी आपको समझाया है। बेसिकली इससे क्या होगा, जो व्यू जब तक वो लोड नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन लगा लो या फिर व्यू पोर्ट लगा लो, किसी भी चीज़ में अगर वो लोड नहीं हो रहा है, हम उस कोड को एक बार के लिए रोक सकते हैं व्यू में आने से ऐड डिफर का इस्तेमाल करके। और जैसे ही वो कंडीशन या फिर व्यू पोर्ट में आ जाएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐड डिफर के अंदर भी, तो जैसे ही वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगी या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा या फिर वो डिज़ाइन जो है व्यू पोर्ट में आ जाएगा, तब जाके वो व्यू जो है दिखाई देगा। मतलब एक पीस ऑफ कोड है जो हम डिफर के अंदर लिख देते हैं, जैसे कि इफ एल्स कंडीशन के अंदर लिखते हैं, लेकिन इफ एल्स से ज़्यादा बेटर है। इफ एल्स तो फिर भी लोड हो जाएगा, डिफर में जो
चीज़ें लिखेंगे हम वो लोड नहीं होगा। कब लोड नहीं होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा, या फिर वो व्यू पोर्ट में ना आ जाए। जिस तरीके की कंडीशन देंगे उस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ए डिफर का इस्तेमाल हो रहा है एंड यहाँ पे एक एग्जांपल भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। इस तरीके से हाइड्रेशन का, इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से डिफर का इस्तेमाल करके अपने कंपोनेंट को भी हाइड्रेट करा सकते हो। टू अप्लाई इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन टू ए पोर्शन ऑफ योर टेम्पलेट यूज, मतलब एक पोर्शन को अगर दिखाना नहीं है, मतलब लोड कराना है बाद में, तो उसके ऊपर भी हाइड्रेशन, इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसा एग्जांपल में शो किया है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये डेवलपर प्रीव्यू है तो अभी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए अभी इसे यूज़ करना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। कुछ टाइम वेट करो, डेफिनेटली ये लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसे स्टेबलाइज कर देंगे। जब स्टेबल हो जाएगा तब इसे आराम से इस्तेमाल करना। सो ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रेशन से रिलेटेड है, इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन से, तो इसके बारे में समझ सकते हो। और ये एक बेसिक सा ओवरव्यू जो समझाया गया है, इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, कौन सा इवेंट कैसे ट्रिगर हो रहा है। एंड उसके बाद एंगुलर 19 के अंदर ना हमें एक राउट लेवल रेंडर मोड भी मिलता है, जिसमें सर्वर राउट का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से सर्वर राउट का इस्तेमाल करके पाथ अपनी डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे हम क्लाइंट साइड में रेंडरिंग वाला काम करते हैं राउट्स के अंदर, बेसिकली लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करके, वैसे ही कुछ यहाँ पे हम सर्वर साइड का भी इस्तेमाल करके, मतलब सर्वर राउट का भी इस्तेमाल करके हम अलग अलग रेंडरिंग प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो विच इज़ नाइस, विच इज़ ओके, एंड इससे काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। बट ये अभी डेवलपर प्रीव्यू में तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलपर प्रीव्यू में ही है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। वेल, इसमें हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि स्टैंडअलोन डिफॉल्ट्स टू ट्रू। इसका क्या मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके आपको दिखा पाऊंगा कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। किसी पेजेस के अंदर जाके मैं डैशबोर्ड में चलता हूँ, डैशबोर्ड में जाके component.ts फाइल के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो स्टैंडअलोन था ना वो हट चुका है। हम जैसे स्टैंडअलोन ट्रू लिखते थे वो हट चुका है। अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो स्टैंडअलोन होंगे। आप इंपोर्ट्स का इस्तेमाल करो, जैसे था सब कुछ पहले की तरह करो। चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे, अभी भी अगर स्टैंडअलोन दोगे तो कुछ एरर तो नहीं आएगा। अगर मैं स्टैंडअलोन ट्रू दे देता हूँ कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हट चुका है। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट आया है। एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडअलोन एनफोर्समेंट जो किया गया है वो है tsconfig.json फाइल में। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं है। tsconfig.json फाइल के अंदर हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। ओके, ये करने का ऑप्शन है मेरे पास, आई थिंक यहाँ पे टू हेल्प यू एनफोर्स मॉडर्न APIs इन योर प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो ये कर सकते हो, ये डाल सकते हो, बट हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हो ही चुका है। ओके, अगर करना हो तो फिर भी कर सकते हो, ताकि ये अगर करोगे तो क्या होगा कि स्ट्रिक्टली सारे कंपोनेंट को वो स्टैंडअलोन बना ही देगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे एंगुलर ने क्या किया है, एंगुलर ने ऑलरेडी सिग्नल्स के अंदर इनपुट, आउटपुट एंड व्यू चाइल्ड ये सब के ऊपर हमें ऑलरेडी दे के रखा है कि कैसे हमें यूज़ करना है, APIs वगैरह दे रखी है। बट अगर आपको अपग्रेड करना है अपने पुराने प्रोजेक्ट को तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो इनपुट माइग्रेशन को, तो ये माइग्रेट कर देगा आपके पुराने प्रोजेक्ट में से। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल ले लो। इस एग्जांपल के जरिए से आई थिंक ये लोग ने लैंग्वेज सर्विस, एंगुलर की जो लैंग्वेज सर्विस का जो एक्सटेंशन है VS कोड में, आई थिंक उससे कुछ रिलेट किया है। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफॉर्म करने का। देखो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये देखो, ये था पहले कोड, अब इस पर होवर करोगे तो ये डेवलपर प्रीव्यू में मेक श्योर। अब यहाँ पे कन्वर्जन का ऑलरेडी डायरेक्टली ऑप्शन आ चुका है, तो जब कन्वर्ट करते हैं तो ये रीड ओनली बन के ऐसा आ जाता है। हालांकि हमने रीड ओनली नहीं दिया है, बट आप चाहो तो रीड ओनली दे सकते हो क्योंकि इसे हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ इनपुट सिग्नल में ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट कोड, जो हमारा डेकोरेटर था, इनपुट डेकोरेटर, इस तरीके से। एंड सिमिलरली इट वर्क्स फॉर आउटपुट के साथ भी काम करेगा, व्यू चाइल्ड के साथ भी काम करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि कैसे ट्रांसफॉर्म करें अपने पुराने कोड को। एंड ये की मदद से ना वो आराम से कर पाएंगे, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। तो ये उन लोगों ने लैंग्वेज सर्विस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है एंड उसके लिए आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो एक बार देख लेना है, डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट कर लेना ये समझने के लिए। एंड उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग लिंक्ड सिग्नल्स। अभी लिंक सिग्नल्स क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। एक्चुअली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं।
ऑलराइट। एंड उसके बाद रिसोर्स भी एक नया आया है, लेकिन ये दोनों भी डेवलपर प्रीव्यू में अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा अगर यूज़ करना चाहो तो थोड़ा ध्यान से करना, मैं आपको फिर भी दिखा दूंगा। एंड ये तो सारी चीज़ें जो हमने पहले ही चेकआउट की है कि इनपुट सिग्नल कैसे काम करता है, आउटपुट कैसे काम करता है, एंड व्यू फाइल कैसे काम करता है, तो हमने ये सारी चीज़ देख ली। और भी अगर कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। वेल ये हो गया जोनलेस एक्सपेरिमेंटल है अभी भी, तो पूरी तरीके से जोन जेस को हटाया नहीं गया है। जोनलेस का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने एंगुलर मटेरियल और CDK के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आए हैं, तो आप चेकआउट कर पाओगे इसे, जिसमें कि थोड़ी थीम API जो है वो एनहेंस हो चुकी है, जिसमें कि कस्टम थीमिंग अप्लाई करने का ऑप्शंस आ गए हैं, मटेरियल 3 का इस्तेमाल हो रहा है। एंगुलर मटेरियल एंड CDK के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक्चुअली एंगुलर मटेरियल का यूज़ करके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने एंगुलर के अंदर। बट उसमें जो ऊपर जो चेंजेस आया है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप का, जो कि पहले भी अवेलेबल था, बट अभी ये 2 डायमेंशनल ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स आया है, जो आप CDK का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स, कुछ और ज़्यादा नहीं है। ओके, सपोर्ट टैब रीऑर्डरिंग, ओके, टैब को रीऑर्डर कर पाओगे अभी, दैट्स फाइन। ये सब कुछ चेकआउट कर लेना यार, ये ज़्यादा कुछ लंबा छोड़ा नहीं है चीज़ें। न्यू डे टाइम पिकअप, ये सारी एंगुलर मटेरियल के अंदर है, तो मैं इसे बस थोड़ी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड नहीं करता अभी हमारे लिए। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग अनयूज्ड इंपोर्ट्स इन स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आप इंपोर्ट्स कुछ डाल रहे हो, जैसे कि मान लो अपने प्रोजेक्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट्स में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे वार्निंग आना चालू हो जाएगा कि ये इंपोर्ट तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, HTML में यूज़ नहीं हो रहा, कहीं और यूज़ नहीं हो रहा। तो ये वार्निंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको ये इंपोर्ट हटाना है, जो आई थिंक हमने ऑलरेडी किसी एक प्रोजेक्ट में देखा था, इसी प्रोजेक्ट में शायद देखा होगा क्या, कि हमें वार्निंग मिल रही थी। तो वो अभी बहुत अच्छी तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या क्या हटाना है और क्या क्या रखना है। वेल और कोई मेजर चेंजेस वैसे नहीं है। ये @let तो हमने चेकआउट कर ही लिया है यहाँ पे। और क्या है, वेल और मेजर कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि इसे अपडेट कैसे करते हैं, तो ये तो हो गया। एक और प्रोजेक्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड समझाऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की है यहाँ पे और किस तरीके चेंजेस काम कर रहे हैं। मैंने लिंक सिग्नल इनफैक्ट अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज, इन दोनों का भी इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी। तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। सो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट का आउटपुट निकलेगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बैठो, रिलैक्स करो और इसको बस समझ लो कि मैंने क्या क्या किया है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है, बस मैंने कुछ हल्का फुल्का डिज़ाइन ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक फिल्टरेशन का प्रोसेस बनाया है, जहाँ पे मैं 2 फिल्टर्स ले रहा हूँ, जिसमें कि आप कैटेगरी सिलेक्ट कर पाओगे, एक में सॉर्ट कर पाओगे नेम और प्राइस के द्वारा। एंड इस तरीके से ये डेटा जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो इस तरीके से अगर मैं एक्सेसरीज सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक्सेसरीज आएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। नेम बाय प्राइस तो ऑर्डर भी हो जाएगा अगर चाहूँ तो। अभी असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। चलो ऑल वाला करके दिखाता हूँ। ऑल में अगर मैं नेम कर दूँ तो चेंज हो रहा है, प्राइस कर दूँ तो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये फिल्टर सारे अप्लाई करें। अब इन सब का इस्तेमाल करने के लिए मैंने हर जगह सिग्नल्स का यूज़ किया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो CSS में भी हल्का फुल्का काम किया है, ये देख लो। ये रहा CSS के अंदर जो भी चेंजेस मैंने किए हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाओ और सेम चीज़ कॉपी कर पाओ अगर आपको बनाना है तो। ये वाला, और ये रही इसकी पूरी HTML जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं आपको हालांकि समझाने ही वाला हूँ। ओके, तो ये हो गया पूरा फिल्टरेशन का प्रोसेस। ये 2 फिल्टरेशन के लिए मैंने दिया है। अलॉन्ग विद दैट जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से मैंने फॉर लूप के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट में डाल दिया है। ओके, अब इसकी जो TS फाइल है उसके अंदर चलेंगे, बट पहले सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। राउटिंग फाइल के अंदर कुछ नहीं है, बस एक लोड कंपोनेंट मैंने दिया है, होम पेज को कॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब अपने होम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे TS फाइल के अंदर और यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, कैटेगरी एंड प्राइस, ये 3 चीज़ पास की है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने टोटल 5 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब इन्हें फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए HTML के अंदर से मैं कुछ इवेंट्स ट्रिगर करा रहा हूँ। जैसे कि इस कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मैं सेट कैटेगरी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, बट उसके अंदर मैं इवेंट पास कर रहा हूँ। तो ऑन चेंज ये काम करेगा। अब चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि सेट कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है। सेट कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। वैल्यू निकालने के बाद सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर इसे सेट कर रहा हूँ। अब सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है वो चेकआउट करते हैं। तो सिलेक्टेड कैटेगरी मैंने एक सिग्नल, राइटेबल सिग्नल फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो हर बार इसके अंदर जो स्ट्रिंग आएगी, वैल्यू आएगी, वो चेंज हो सकती है।
तो बेसिकली ये यूज़ हो रहा है यूज़र सिलेक्टेड फिल्टरेशन के लिए। एंड उसी तरीके से मैंने सॉर्ट ऑर्डर का भी एक बनाया, बाय डिफॉल्ट नेम दे दिया। तो नेम एंड प्राइस में जो हम फिल्टरेशन कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर राइटेबल सिग्नल के द्वारा होगा। ठीक है, ये दोनों तो मैंने बना लिए सिग्नल वाले। अब इसके बाद मैं लिंक सिग्नल फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और कंप्यूटेड सिग्नल फंक्शन का भी इस्तेमाल करूंगा। तो हालांकि ये तो कंप्यूटेड वाला है, अब ये हमारा कंप्यूटेड वाला है और उसके बाद आएगा हमारा लिंक्ड सिग्नल। तो लिंक सिग्नल हम समझेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेड वाला समझ लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता ही है, राइट, कि मैंने बहुत बार हर एक प्रोजेक्ट में आपको समझाया है ये एंगुलर वाले में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंप्यूटेड के अंदर क्या किया है, मैंने सिलेक्टेड कैटेगरी वाले की वैल्यू निकाल ली है और उसके ऊपर मैंने फिल्ट्रेशन अप्लाई करके जो भी हमें वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट्स की, मतलब जितने भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ और ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे सारे फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जब मैंने कंडीशन दिया है, अगर कैटेगरी है तो ये कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज ट्रू पास कर देगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कैटेगरी नहीं है कोई भी, ठीक है, तो वो सारे रिजल्ट्स को ट्रू मतलब सब भेज देगा। अगर कोई कंडीशन है तो ये ट्रू या फॉल्स इस कैटेगरी के मतलब चेकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जब फिल्टर प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहा है ये कंपटीशन करके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिंक्ड सिग्नल फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक कंप्यूटेशन कर रहा हूँ जहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सॉर्टिंग और फिल्ट्रेशन दोनों का इस्तेमाल करके जो डेटा मिलता है उससे कॉम्बाइन करना है, राइट। इसीलिए मैं फिल्टर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, उसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। अगर प्राइस है तो ये वाली सॉर्टिंग अप्लाई होगी, अगर नेम है तो ये वाली सॉर्टिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग अप्लाई करके जो डेटा रिटर्न होगा वो जाएगा फिल्टर्ड एंड सॉर्टेड प्रोडक्ट्स में, जो हमने HTML के अंदर यहाँ पे लूप के अंदर चलाया है। ऑलराइट, तो ये वाला चीज़ें हमें दिखेगी जहाँ पे नेम, प्राइस एंड कैटेगरी ये 3 चीज़ डाली गई है। अब इस तरीके से हमें ये डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे स्टाइलिंग वगैरह तो CSS से समझ जाओगे। तो कुछ इस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, नेम रह गया सॉर्टिंग में, तो कुछ ना कुछ तरीके से तो सॉर्टिंग हो ही रही है, राइट, एंड वो डिटेक्ट कर पा रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें तो सॉर्टेड है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल एकदम सिंपल सिग्नल फंक्शन है। हालांकि लिंक्ड फंक्शन की जगह अगर मैं यहाँ पे TS फाइल के अंदर जाके यहाँ पे कंप्यूटेड भी कर दूँ तो भी सेम चीज़ रहेगी। मैं दिखाता हूँ, मैं कंप्यूटेड कर देता हूँ इसे, तो भी देखना मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। क्या हो गया, ऑलराइट, मैंने कुछ किया हुआ है। ओके, एक बार के लिए ना मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। अब एरर चला गया, क्यों एरर आ रहा था मैं वो भी समझाऊंगा। पहले कंप्यूटेड करके देखते हैं कि फिल्ट्रेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ फिर से क्लोथिंग का, ये देखो काम कर रहा है। सॉर्टिंग करते हैं, वो भी काम कर रहा है। फिर से मैं ऑल में चला जाता हूँ, काम कर रहा है। नेम में चला जाता हूँ, ये भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो अभी भी काम कर रहा है कंप्यूटर के साथ। लेकिन लिंक्ड सिग्नल का काम क्या है? वेल, अभी दिखाते हैं लिंक सिग्नल का काम क्या है। पहले मैं अंडू कर लेता हूँ। तो मैंने इसको खोल दिया, इसे भी खोल दिया और यहाँ पे लिंक्ड सिग्नल दोबारा से डाल दिया। अब ये करने के बाद क्या हो रहा है, ये चीज़ें तो सब सेम है कंप्यूटर के अंदर भी और लिंक सिग्नल के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि मैं इसे अपडेट या सेट भी कर सकता हूँ। मतलब जो हम कंप्यूटेड वाले में सिर्फ रीड ऑनली है ना, कंप्यूटेड वाला तो रिमेंबर कंप्यूटेड सिग्नल के अंदर जो भी हम वैल्यू देंगे और जो भी उसके अंदर आएगा वो रीड ऑनली ही होगा। मतलब उसे हम सेट नहीं कर सकते। मतलब मैं फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को अगर मैं उसकी वैल्यू कुछ सेट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। वो जो ड्रॉबैक है ना, वो हमारा लिंक सिग्नल कर देता है काम। लिंक सिग्नल हमें ऑप्शन देता है कि मैं अभी फिल्टर्ड एंड सॉर्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारा, उसको मैं सेट कर सके कोई और वैल्यू भी दे सकता हूँ, जो कि इस प्रकार हो जाएगा, मैन्युअली सेटिंग इन न्यू वैल्यू। उसी के साथ साथ मैं उसे अपडेट भी कर सकता हूँ। तो अपडेट करके मैं एक नई वैल्यू को उस पुरानी वैल्यू जितनी भी मतलब एरे में डेटा रहेगा हमारा, उसके साथ एक और अपेंड करा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेंगे। मैं ng-on-it में सबसे पहले दिस डॉट सेट प्रोडक्ट को इनिशिएट कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो, एक प्रोडक्ट सिर्फ आ रहा है यहाँ पे, राइट, बाकी सब हट गए। तो जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया है सेट प्रोडक्ट वाले में, वही प्रोडक्ट का डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं भी सेट डेटा को कॉमेंट करके मैं अपडेट कर देता हूँ, या फिर दोनों को एक साथ ही कॉल कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। जब मैं दोनों को कर रहा हूँ तो देखो एक और नया ऐड हो चुका है पुराने वाले के साथ, क्योंकि हमने अपडेट वाले में क्या दिया है, पुराना वाला तो आएगा ही आएगा, उसके साथ एक और अपेंड हो जाएगा। और अगर मैं अभी सेट को हटा दूँ तो क्या होगा, इससे मैं हटा देता हूँ। अब इसको हटा दूँ तो सारे के साथ साथ अनदर प्रोडक्ट आ चुका है। तो इस तरीके से सेट एंड अपडेट लिंक्ड
सिग्नल के साथ प्रॉपर्ली काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा कि लिंक सिग्नल का यूजफुलनेस क्या है। एंड इस तरीके से इसे यूज़ करके यहाँ पे चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ जो है वो प्रॉपर्ली रिएक्टिव है सिग्नल के अंदर, तो जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे इजीली रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि एंगुलर को पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे चेंजेस हुआ है। सो इससे क्या होता है, इससे जो एंगुलर एप्लीकेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है एंड हमें एक बेटर रिजल्ट मिलता है। सो आई एम क्वाइट श्योर आपको लिंक्ड सिग्नल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है रिसोर्स फंक्शन इन एंगुलर। अब रिसोर्स फंक्शन किस लिए काम में आता है वो भी हम जानेंगे, और सारी चीज़ें रिएक्टिवली कैसे काम करती है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, वो सब कुछ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स बनाए हैं। पहला एग्जाम्पल के अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि हम एक लोडर कॉलबैक का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, API से डेटा को फैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फैच प्रोडक्ट्स फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं एक API को पास कर रहा हूँ, मतलब एक URL पास कर रहा हूँ। यहाँ से हम इजीली डेटा को फैच कर पाएंगे। तो जेसन प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ से हमें डमी डेटा मिल जाएगा, ठीक है, कुछ 100 प्रोडक्ट्स या 100 यूज़र के डेटा मिल जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं ये URL पास कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ये फंक्शनलिटी यहाँ लिख सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल 2 and 3 में, बट कुछ इस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, फैच फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि अब हम यूज़ कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। तो फैच फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं डायरेक्ट URL को पास कर रहा हूँ एंड उसके सक्सेस के अंदर मैं response.json फंक्शन को थ्रो कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ऑलराइट। एंड कोई एरर आता है तो कैच में चला जाएगा। तो इस फंक्शनैलिटी की बदौलत हमारा जो प्रोडक्ट्स रिसोर्स है इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि वो लोड करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को एंड जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे भेज देगा। एंड अब अगर हम HTML में जाके देखते हैं, HTML में अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखो प्रोडक्ट्स रिसोर्स डॉट वैल्यू फंक्शन। अब हमें वैल्यू फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। अगर डॉट वैल्यू फंक्शन नहीं लिखते तो हमें डेटा नहीं मिलेगा, और जो डेटा मिलेगा एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसको मुझे जेसन फॉर्मेट में डालना है तो मुझे एक पाइप लगानी पड़ेगी, जेसन पाइप। तो उस जेसन पाइप जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है एंगुलर के अंदर, बस उसे इंपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे जेसन पाइप इंपोर्ट करा चुका हूँ और उसी की बदौलत हमें ये प्रॉपर डेटा मिल रही है। जो पूरा जेसन डेटा है ना, ये पूरा यहाँ पे आ गया है। अब इसका जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो, बट मैंने अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए। इसके बाद आगे मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब TS फाइल के अंदर और मैंने क्या किया है, इसके बाद अब से एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो एग्जाम्पल 1 हमने देख लिया। एग्जाम्पल 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम रिसोर्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर मैं लोडर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक कॉलबैक लेगा। एंड इस कॉलबैक के अंदर क्या होगा, मैं इस बार डायरेक्टली रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। हालांकि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं वैल्यू चेक करने के लिए कर रहा था। रिस्पॉन्स और जेसन फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए मैं एविट का इस्तेमाल कर रहा था, कि डायरेक्टली नहीं आएगी, वो एक प्रॉमिस है। बट अगर ये नहीं चाहते करना तो इससे कमेंट करके डायरेक्टली भी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अगर ये करता हूँ तो भी मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि मैंने /1 दिया, और पिछले वाले में मैंने क्या दिया था, डायरेक्टली यूजर्स को कॉल किया था, मतलब 100 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, और ये फैच फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार मैं async await का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली then and catch का इस्तेमाल नहीं कर रहा एक प्रॉमिस के अंदर। अब ये करने के बाद मुझे ये वाला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, एंड ये वैल्यू कहाँ जाएगा, पोस्ट डेटा में। अब इस पोस्ट डेटा का वैल्यू अगर निकालनी है, चाहो तो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से पास करके भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट यूज़ करना है तो पोस्ट डेटा डॉट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, पोस्ट डेटा डॉट वैल्यू फंक्शन $.name। तो उसके अंदर नेम ऑलरेडी है, हमें पता ही है। अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे कि ID, नेम, यूज़र नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है, और मैंने सिर्फ नेम को कंसोल किया है यहाँ पे। हालांकि मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कंसोल लॉग में भी हम देख पाएंगे कि अगर हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है तो, और वो कैसे देख पाएंगे, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं किया हुआ है कंसोल लॉग एग्जाम्पल 2 के अंदर। नहीं, मैंने यहाँ किया था बट मैंने हटा दिया। तो डेटा अगर देखना है तो इसे अनकमेंट करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को, तब समझ में आ जाएगा। वेल, अभी के लिए मुझे बस ये नेम दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। अब नेम की जगह या फिर नेम के साथ साथ अगर मैं ID भी देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। लेट्स से मैं कुछ इसके अंदर इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे ID बना देता हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मुझे इतना लंबा नहीं लिखना है ना, तो मैं सिंपली @let का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट डेटा डॉट वैल्यू फंक्शन।
अगर मैं इस तरीके से दे देता हूँ तो क्या होगा, मैं इसकी जगह ना सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पास कर सकता हूँ। ओके, अब देखना सेम रिजल्ट आएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखो नेम के साथ आईडी आ रही है एंड कोई इशू नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना प्रॉब्लम को या फिर कोड को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं अपने लिए। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में हमने क्या डिफरेंसेस देखा कि हम एसिंक एविट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसोर्स लोडर के अंदर। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड इनपुट्स लेंगे और उसे चेंज करके भी देखेंगे। क्योंकि रिएक्टिव है तो हम इसकी वैल्यू भी चेंज करके देखेंगे और हमें कुछ कुछ और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं रिसोर्स के अंदर। बट इसे इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि ये अभी डेवलपर प्रीव्यू में है तो इसमें काफ़ी और चेंजेस आ सकते हैं। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। अब यहाँ पे और क्या क्या इन लोगों ने डाला हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे लोडर है ना, तो यहाँ से तो लोडर क्या होगा, लोड करेगा चीज़ों को, राइट। तो उसमें कुछ फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हम एपीआई का कॉल करेंगे। बट उसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी दिया हुआ है। रिक्वेस्ट बेसिकली समझ लो कुछ फिल्टर अप्लाई करना है। जैसे ये आईडी चली गई है, जितनी बार सिलेक्टेड यूजर आईडी की वैल्यू चेंज होगी, ये वाला जो आईडी पैरामीटर है ये चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड इसे हम कैसे कॉल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास कर रहा हूँ और request.request.id को कॉल कर रहा हूँ। मतलब जो यहाँ पे नाम हमने दिया हुआ है मैं इसे ही यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आईडी पास होगी वो डायनेमिक होगी। तो अभी के लिए फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 1 दे दी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 जाएगी और अगर मैं वैल्यू चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली डेटा पूरा चेंज होके आ जाएगा मुझे मतलब दोबारा से ही लोडर वाला कॉल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँगा ना, तो ये रिक्वेस्ट के अंदर ना ये आईडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ये आईडी की वैल्यू चेंज होगी, हमारा लोडर फंक्शन जो है ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। ये कॉल होने के साथ साथ एपीआई हिट दोबारा से होगी और हमें नया फ्रेश डेटा मिल जाएगा, जो कि यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे और हमारा HTML में भी सारा कुछ चेंज हो जाएगा, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले ना एक और चीज़ यहाँ पे है इक्वल बोल के। अब इक्वल के अंदर क्या होता है, मान लो आपको कुछ कंपेयर करना है, मतलब पुरानी आईडी चेक करनी है, नई आईडी चेक करनी है, पुराना डेटा चेक करना है, नया डेटा चेक करना है, ताकि कोई मतलब डुप्लीकेट डेटा ना बन जाए, राइट। उसके लिए इक्वल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, कस्टम इक्वलिटी फंक्शन टू अवॉइड अननेसेसरी रीलोड। कि अननेसेसरी रीलोड नहीं होगा, उसके लिए आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की हुई है कि प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू ले ली है, अगर दोनों की आईडी सेम है तो क्या करेगा, रीलोड नहीं करेगा। दैट्स व्हाट इट्स गिवन। ओके, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये रीलोड करता रहेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये हो गया इक्वल फंक्शनैलिटी का काम। अब यहाँ पे ना मैंने टाइप क्या दिया हुआ है, एनी दिया हुआ है। अब इसे समझने से पहले ना मैं यहाँ पे इसकी आईडी को चेंज करके दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। उसके लिए मैंने क्या दिया है, HTML के अंदर एग्जाम्पल 3 के अंदर एक डिव बनाया है, जिसमें मैंने मार्जिन टॉप क्लास दी है, जो ऑलरेडी CSS में मैंने प्रोवाइड की है। कहाँ गया CSS, ये रहा, ये दिया हुआ है मैंने 5 VH की मार्जिन दी हुई है। एंड उसके बाद मैंने एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें चेंज आईडी होगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नाम आ रहा है और चेंज आईडी आ रही है। अब मैं इसे क्लीन करके इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस बार देखना क्या होगा, देखो नाम गायब हो गया और दोबारा से नया नाम आ गया और यहाँ पे नया डेटा भी आ गया हमारे पास। तो ID2 का डेटा आ रहा है क्योंकि मैंने ID2 यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये देखो सिलेक्टेड यूजर ID डॉट सेट फंक्शन का डायरेक्टली इस्तेमाल किया मैंने और वहाँ पे 2 सेट कर दिया। मतलब यूजर नंबर 2 ये होगी उसकी आईडी और ये वाला डेटा जो ID2 से रिलेटेड है वो सारा हमें मिल जाएगा। मतलब ID1 वाला डेटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की और ये लोडर दोबारा से कॉल होके मुझे कंसोल लॉग दे रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे कुछ इस तरीके से नहीं देना है, मुझे बेसिकली कॉल करना है ये वाला डेटा डायरेक्टली। तो मैं इसे कॉल कर लेता हूँ रिटर्न कुछ इस तरीके से। हालांकि ये भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा डेटा यहाँ से भी आ जाएगा। दोबारा दिखा देता हूँ करा के। मैंने चेंज आईडी पे क्लिक किया और ये देखो डेटा चेंज होके आ गया, सिंपल। सो इस तरीके से हमारी चीज़ें काम कर रही है। अब इक्वल के अंदर अगर आईडी सेम होती है तो वो डेटा को कॉल नहीं करेगा। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, ठीक है, मैंने 1 दे दिया, मतलब पहले तो ऑलरेडी 1 था। अब देखते हैं कि डेटा चेंज होता है कि नहीं होता। अब इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार। लोडर कॉल होने से यहाँ पे हमें कंसोल लॉग पहले दिखा रहा था, अब मैंने कमेंट कर दिया तो कंसोल लॉग तो नहीं दिखाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये गायब ही नहीं हो रहा है। ये गायब हो रहा था पहले अगर ID2 थी तो, लेकिन यहाँ पे गायब नहीं हो रहा है। तो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग इक्वल। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने जो यहाँ पे कंडीशन दिया ना वो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने टाइप एनी दिया, मतलब कोई भी तरीके का डेटा ले सकता है। अगर मैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर दूँ,
मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये एरो फंक्शन है, एंड इससे मैं अनकमेंट कर देता हूँ जो मैंने एक और प्रिपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी टाइप में मतलब आईडी लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। जैसे ही मैं ये करूँगा ना और मैं रिसोर्स के ऊपर होवर करूँगा तो ये देखो सिर्फ आईडी ले रहा है। पूरा जो डेटा यहाँ से हमें एपीआई से मिल रहा है ना वो कॉल ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ आईडी निकलेगी वहाँ से। तो ये देखो कितना पावरफुल हो गया। अब यहाँ पे मुझे एरर भी मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ तो ये ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। नेम देने की कोशिश करूँगा तो लेगा ही नहीं, मुझे एरर देगा। ये देखो आईडी आ रही है सिर्फ। तो इस तरीके से इसने मतलब चीज़ों को मतलब किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया पूरा, राइट। टीएस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस इक्वल के द्वारा हम सब कुछ हिला सकते हैं कोड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ ना तो नेम आ जाएगा। मैंने नेम दे दिया ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब सिमिलरली मैं नेक्स्ट के अंदर भी दे देता हूँ। तो इंटरफेस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देखो यहाँ पे मैंने नेम स्ट्रिंग दे दिया। अब देखना मैं नेम डालने की कोशिश करूँगा तो नेम ले लेगा। HTML में जाता हूँ, नेम पास करूँगा तो ले लेगा। सो आईडी और नेम अभी आ जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब देखना यहाँ देखो नाम आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। वहाँ जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है ये, मज़ा आ गया करके। इसी तरीके से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो टाइप दोगे ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैंने एनी भी देके दिखाया आपको कि अगर एनी दोगे तो कुछ भी पास कर सकते हो, आईडी, नेम, एड्रेस या जो भी डेटा हमें मिल रहा है कोई भी चीज़ पास कर सकते हो। तो ये सारी एंगुलर 19 के अंदर अपडेट्स आई है, छोटी बड़ी एंड कुछ डेवलपर प्रीव्यूज। सो आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। जरूर मुझे कमेंट्स में बताओ ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी नई वीडियोस के लिए इस चैनल को चेकआउट कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट काफ़ी सारी बना रखी है ऐप डेवलपमेंट के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, चेकआउट कर लो। और अगर नई वीडियोस कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। काफ़ी सारी और बेहतरीन कंटेंट आने वाले हैं आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।